ठीक है, रिलेशन एमम, 3 लोग हैं तो एमम बोला जाएगा। lambda nu and v, that is speed of sound। तो 3 चीजों के बीच में रिलेशन देखने जा रहे हैं। That is relation among wavelength, frequency and speed of sound। तो v किसका स्पीड के लिए? v स्पीड के लिए है और एक न्यू है। ना जो आप टेस्ट लोगे उसमें डायग्राम्स आ सकते हैं किसमें? हाँ, ये तो खूब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसीलिए बुक में भी बना है। अब देखो, मान लीजिए कि अगर एक वेव है तो यहां से पहले यहां से हमने क्या किया, ऊपर उठाया और फिर नीचे किया, ये तो एक रिपल बन गई। देखो, मैं अगर एक रिपल बनाऊं तो ऊपर करके नीचे करके यहाँ आ जाऊं, यही तो ऑसिलेशन होता है। ऊपर गए, नीचे गए, बीच में आ गए। मीन से ही तो गए थे, फिर से देखो, मीन से ऊपर, नीचे और फिर मीन। अगर मैं ऐसे करूं तो एक झटका हो जाएगा, फिर वो झटका उत्कर्ष तक पहुंचेगा कि नहीं। सो इसका मतलब है एक रिपल हमने क्रिएट की तो वो ऐसे जैसे रिपल चलती है वो रोप की स्पीड है, रोप में एक वेव की स्पीड, इसी तरीके से साउंड भी तो चलता होगा आगे, लेकिन साउंड जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में चलता होगा, वो ऐसे से चलता होगा। तो लेकिन फिर भी वो ऐसे तो हम नहीं बना सकते, डॉट डॉट में तो कुछ पता नहीं चलेगा हमें, उसमें यही नहीं पता चलेगा उसका क्रेस्ट कहाँ है, नहीं। तो हमने मान लो एक रिपल पैदा की। एक रिपल कैसे पैदा की जाती है? इट इज सिंगल ऑसिलेशन क्रिएटेड। तो अब अगर मैं दूसरा ऑसिलेशन क्रिएट करूं तो क्या ये आगे बढ़ जाएगा, दूसरा उसकी जगह ले लेगा? तो फर्स्ट ऑसिलेशन के लिए मैंने क्या किया बताओ, इसको ऊपर किया रस्सी को, फिर नीचे किया, फिर ये किया, तो एक ऑसिलेशन क्रिएट हो गया कि नहीं। अब ये हमारा जो P पॉइंट है वो आगे बढ़ जाएगा, ये फर्स्ट ऑसिलेशन है। और अब अगर मैं सेकंड ऑसिलेशन करूं तो क्या होगा बताओ, ये अब P यहां आ गया, क्योंकि अगर उसे आगे बढ़ना पड़ेगा तभी तो दूसरा पॉइंट आएगा उस जगह से। पहला ऑसिलेशन किया और ये हमने एक बार और इसी तरह से झटका दिया, ऊपर करके नीचे करके फिर ऐसे कर दिया, तो फिर से यही चीज हो जाएगी कि नहीं, ये ऊपर नीचे फिर से, तो वो आगे बढ़ गया। सो क्या ये वेव यहां से यहां तक बढ़ गई तो कितना डिस्टेंस आगे चली बताओ? यहां से यहां तक जो डिस्टेंस चली अमन कितनी है वो? लैम्डा, क्योंकि वेव लेंथ के बराबर तो वो आगे चलेगी। क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस लैम्डा है। और बोलो ये जो डिस्टेंस चली है यहां से यहां तक, उसी में ही तो तुमने एक ऑसिलेशन बनाया, तो उसमें लगा हुआ समय कितना? 1 बिल्कुल सही है, नहीं 1 ऑसिलेशन में लगा समय कितना है? t। अगर मैं एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस लूं, मतलब डिस्टेंस भी और टाइम भी है, तो यहां से यहां तक दैट द टाइम टेकन इट टू मूव अहेड, मान लीजिए हमारे पास एक रिपल है, ठीक है कि नहीं, तो वो आगे बढ़ गई, तो इस तरीके से मूव फ्रॉम सर्टेन पॉइंट से कहीं तक चल गई, तो द टाइम ऑफ 1 ऑसिलेशन क्या है बताओ? 1 ऑसिलेशन इज t सेकेंड एंड डिस्टेंस मूव्ड, बताओ डिस्टेंस मूव्ड बाय दैट वेव। एक ऑसिलेशन में लगा टाइम t है और डिस्टेंस मूव्ड बाय दैट वेव
उतने ही समय में कितना आगे बढ़ जाएगी? तो लैम्डा मीटर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलो। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय वेव इन t सेकेंड इज लैम्डा मीटर। बोलो अभिषेक, ये बात समझ आई? मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ बढ़ गई और इतने में t टाइम में हमने एक और ऑसिलेशन पूरा कर दिया, तो क्या तुमको ऐसा लगता है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय साउंड और अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम तो हमने एक ऑसिलेशन है तो टाइम टेकन या टाइम पीरियड ही कहा जाएगा। तो डिस्टेंस लैम्डा हुई और टाइम टेकन क्या हुआ बताओ? टी। तो टी हो गया, टी सेकंड में हो गया, ये मीटर में होगा और ये किस में हो गया? मीटर पर सेकंड में होगा। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि 1/t को क्या कहा जाए? ऐसा है? और साउंड को भी कहा जाए, ठीक है? फिर से बताएंगे क्योंकि लेट कमर का यहाँ खास ध्यान रखा जाता है। चलो, तो अब यहाँ देखो v को क्या लिखा जा सकता है? लैम्डा मीटर इंटू 1/t सेकेंड। तो बोलो 1/t सेकेंड को क्या लिखते हैं? लैम्डा मीटर और 1/t क्या न्यू हो गया, और सेकंड को मैं सेकंड इनवर्स लिख दूं या ऑसिलेशन पर सेकंड 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स को ही हर्ट्ज कहते हैं। बात समझ आएगी? क्योंकि न्यू क्या है बताओ? 1/t। तो और t सेकंड है, तो अगर कोई पूछे हर्ट्ज क्या है, इट इज 1/t। समझ आई बात कि नहीं? देख लो, न्यू क्या चीज होती है? 1/t। और इसकी यूनिट क्या है? t की सेकंड। तो बोलो न्यू की यूनिट क्या हुई? यूनिट ऑफ न्यू इट इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स नहीं हुई? या फिर हर्ट्ज भी कह सकते हो, या फिर हर्ट्ज कह सकते हो। ऑसिलेशन पर सेकंड ही बोला जाता है। कुछ लोग ऑसिलेशन वर्ड ओमिट कर देते हैं कि ऑसिलेशन वाला कोई यूनिट है, वो तो गिनती है, तो इसलिए सिर्फ पर सेकंड ही इसमें पर सेकंड या सेकंड ही तो मेन है, तो इसलिए समझ आ गई बात। तो वो इतना तुम्हें समझ में आया ना? 1/t को मैंने न्यू लिखा, बाकी तो कोई ज्यादा वो नहीं है। और वो सेकंड को पढ़ा रहने दिया, हमने कहा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है स्पीड के, हम उसे क्यों हर्ट्ज में बदले? वो तो नीचे शोभा दे रहा है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में नहीं स्पीड बताएंगे तो किससे बताएंगे? तो उसको पढ़ा रहने दो नीचे, या ऊपर लिया तो मीटर पर सेकंड में हो गई ना स्पीड। और ये है v, तो v कितना हो गया बताओ? न्यू लैम्डा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड छोड़, वो तो मैंने यूनिट के काउंटिंग कराई, लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट ना भी लिखोगे तो चलेगा। समझ में आ रही बात? तो v इज इक्वल टू लैम्डा मीटर पर सेकंड। फिर से समझो, मैंने यहाँ पर मान लो जैसे रस्सी का एक सिरा हमने पकड़ा है और दूसरा सिरा उत्कर्ष ने पकड़ा है, तो यहाँ से हमने ऊपर उठाई और नीचे कर कैसे की, तो एक रिपल बनी कि नहीं? बीच में सेंटर से ऊपर गया, नीचे गया, फिर बीच में आ गया, तो एक रिपल बनी। वो रिपल जा रही है, तभी मैंने दूसरी रिपल क्रिएट कर दी। तो अगर जब दूसरी रिपल करोगे तो पहली रिपल आगे बढ़ जाएगी, दूसरी यहाँ जनरेट होगी। सही बात है? तो बताओ ये जो P पॉइंट था या P वाली रिपल कितना आगे बढ़ी? लैम्डा डिस्टेंस, क्योंकि वो वेव लेंथ है। वो चीज क्या है भाई? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट क्या कहलाती बताओ? हेलो, हाँ जी, नमस्कार, हाँ जी, हाँ नहीं, एक तो नहीं होती है, हेलमेट्स ही होती है स्कूटी। हाँ, तो फिर लेकिन फिर भी इधर टाइम नहीं है। नाउ समझ में आया? तो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा और उतनी देर में तुमने नया रिपल पैदा कर दिया। तो बोलो एक रिपल पैदा करने में कितना टाइम लगता है? वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है? द टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन क्या है बताइए? इट इज टी सेकंड। वही तो टाइम पीरियड है। एक ऑसिलेशन में लगे हुए समय को क्या कहती हो बताओ? टाइम पीरियड, टी सेकंड।
और एक ऑसिलेशन अगर हुआ है, नया ऑसिलेशन पैदा करोगे, मैं नई वाइब्रेशन पैदा करूं तो उस वाइब्रेशन को कहीं आगे जाना पड़ेगा कि नहीं उसको, तभी तो वो धीरे धीरे कंसिक्यूटिवली आपके पास सब्सिक्वेंटली पहुंचती चली जाएगी। तो डिस्टेंस चली गई लैम्डा, और उस एक ऑसिलेशन में लगा गया समय t है, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जगह लिख दो लैम्डा और टाइम की जगह लिख दो t। लेकिन क्या तुम 1/t जानते हो क्या होता है? देखो 1/t अलग से लिखा, तो 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती, तो न्यू लैम्डा। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। बोलो बात समझ आ गई? अब आगे देखो, नाउ ये लो नोएल कनिष्का 13, ये हाईएस्ट है आज। अब देखिए, सो दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड क्या हुई, स्पीड इज इक्वल्स टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। बात ना करें। अब देखो एग्जाम्पल, कुछ चीजें देखें, पहले इन टेक्स्ट देखिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, which wave property determines loudness and pitch? So loudness, which wave property, कौन सी wave property त्रिशु डिटरमाइन करती है loudness? बोलो। क्या एम्पलीट्यूड एक वेव प्रॉपर्टी है? कौन सी 3 प्रॉपर्टीज है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स है या वही वेव की प्रॉपर्टी है? तो ये वेव प्रॉपर्टी है। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस, इफ एम्पलीट्यूड इज मोर देन द लाउडनेस इज मोर। ऐसे नहीं, लाउडनेस, सो इफ एम्पलीट्यूड इज मोर then loudness is more। क्योंकि फिर ऐसा होगा ना, तो रिक्शे वाले में और अमन में अंतर क्या रह जाएगा अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो? सर स्कूल में डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम कराएंगे तुमको अलग से, लेकिन अभी लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस पिच, और अगला सेंटेंस क्या होगा? बोलो दिव्या। इफ ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन, देखो देविता आगे आगे बोलते, इसका मतलब है कि उसे समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस पिच इफ फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, if frequency is more then pitch is more। now example 12.1 है मेरे में, आपके में कौन सा? 11.1। example 11.1 देखो, a sound wave has a frequency 2 kilohertz, फ्रीक्वेंसी दी है लेकिन एसआई सिस्टम में नहीं दी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कन्वर्ट करना, न्यू बनाना सीख लो। ऐसे आएगा और ऐसे, और वी तो 2 किलोहर्ट्ज के स्मॉल में लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना, ध्यान दो इधर, ऐसा होना चाहिए। 2 किलोहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज? 2000 हर्ट्ज। ठीक है, यहां तक बात हो गई। वेव लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर बताना नहीं बीच में, क्योंकि वो सरल क्वेश्चन में चुप हो जाती है। 35 सेंटीमीटर में कितने मीटर देविका? हाँ, तो दैट इज लैम्डा दी है 35 सेंटीमीटर, तो दिस कम्स एज
100 से डिवाइड करो, मीटर में बदलना है किसी चीज को, तो 35 से। अब ये देखो सेंटीमीटर ही लिख दो और यहाँ लिखो 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों सेम है? तो वास्तव में मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई किया। किसी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क पड़ेगा? तो अब मैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर दूं और 100 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? 0.35 मीटर। इट इज नोन एज यूनिट फैक्टर मेथड। मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर न्यू और लैम्डा है, तो त्रिशु मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड का क्या फार्मूला है? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो कोई बात। इनटू फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज इक्वल्स टू स्पीड is equals to wavelength into that is nu lambda यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इन दोनों की वैल्यू रखो। 7,000 सो स्पीड ऑफ साउंड न्यू की क्या वैल्यू है? 2000 हर्ट्ज, और ये कितना हो गया? 0.35 मीटर। दिव्या, क्या तुम हर्ट्ज को पर सेकंड भी लिख सकती हो? ऐसा कोई सुविधा है? क्योंकि अभी पीछे हमने देखा था हर्ट्ज को पर सेकंड लिख सकते हैं उसकी यूनिट, तो हर्ट्ज की जगह मैंने पर सेकंड लिख दिया क्योंकि 1/t से आता है हर्ट्ज। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 से 35 में करो, क्या 70 आएगा? 700 और 3 जीरो और लगा के और 2 डिजिट के पहले ये, तो मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इज 700 मीटर पर सेकंड। क्या आप मुझे बताएंगी नोएल, ये साउंड किस मीडियम में चला होगा जिससे उसकी स्पीड 700 रही? सॉलिड। करेक्ट। जैसे इन्होंने कहा ये हीलियम में नहीं चला हुआ, क्योंकि हीलियम में 945 देख रही हैं, 965। तो इसका मतलब ये कहीं इनके बीच में है, एयर और हीलियम के बीच, नहीं? तो और कोई गैस होगी, नहीं? क्या पता, जरा देखिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बाकी है सर। और कौन सा? अब ये कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल। कह रहा है कि टेक टू ट्रेवल, अगर इसे 1.5 किलोमीटर चलना हो तो कितना समय लेगा? तो बताओ स्पीड क्या होता है? जैसा त्रिशु ने थोड़ी देर पहले बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखो जो दूसरे बोल रहे हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस चलना है? 1.5 किलोमीटर कितना होता है? 1900 सही है। और टाइम हमसे पूछा गया है, टाइम को यहाँ ले आओ और स्पीड को यहाँ ले आओ। देखो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। स्पीड कितनी है? स्पीड है 700। तो लिखो 1500 मीटर और अपॉन 700 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मीटर से मीटर कट गया? और ये दोनों जीरो कट गए, तो कितना हो गया बताइए? 2.13 2.1। अब सेकेंड कितना टाइम लगेगा? यानी 1.5 किलोमीटर यहाँ से अफसर तक अगर आवाज जानी है तो 2 सेकंड लगेगा। और आप समझिए कि बादल तो हमसे 1 किलोमीटर दूर है, 1 से 2 किलोमीटर, तो 2 सेकंड देर में हमको लाइटनिंग की आवाज सुनाई पड़ती है। सर मुझे ये दोनों कैलकुलेशन समझ नहीं आया। एक में आपने लिखा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक में लिखा है स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और इनटू फ्रीक्वेंसी से हमने पहले उसकी स्पीड निकाल ली, जैसा कि हमने फॉर्मूला डिड्यूस किया था। जब एक बार स्पीड आ गई तो अब वो पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए तुमको बेसिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। बेसिक फार्मूले में डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस भी दे रहा है, स्पीड निकल ही चुकी है, तो सिर्फ तुम्हें टाइम ही टाइम तो निकालना है। समझ में आ गई बात? ना
अब क्वेश्चन देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या कवर हो चुका है या फिर सेकंड कवर हुआ है या दोनों कवर हुआ है? चलिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 तो सभी लोग कर लोगे, कई बार करा दिया है। इन सबको डिफाइन करना, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है नमन? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ मैग्नेटिक बॉडी पर बहुत अच्छा। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू आइदर साइड। तुम तो बहुत अच्छा बता रहे हो। नाउ वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव थ्रस्ट एंड हाँ सही है, तो चारों ही बता दोगे। अब जब इन्होंने बता दिया इसका मतलब है कवर्ड है, दैट इज कवर्ड। सेकंड देखो, हाउ आर द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड? अमन, वेवलेंथ बोलो। फॉर्मूला बताना, स्पीड इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। सही है, तो स्पीड is equals to wavelength into frequency। अब जरा देखिए कि कहीं तुम्हारे अंदर ये तो नहीं आ रहा है बात कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा है। लो इनकी बात का सत्यापन करते हैं। इन्होंने कहा 2 क्रस्ट के बीच है, 2 क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को लैम्डा कहना। 2 क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस इतनी लग रही कि नहीं? अब मैं फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी कर रहा हूं, देखना क्या जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे ही लैम्डा कम हो जाएगा क्या? और जल्दी जल्दी। तो आपने क्या देखा? और इसमें तो इसका मतलब है कि साउंड की स्पीड 343 ही है, लेकिन हो सकता है स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो कह रहा है हाउ इट इज रिलेटेड, तो फार्मूला तो यही है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर लैम्डा और न्यू मिलकर 700 होते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर न्यू 100 है तो लैम्डा कितना हुआ? 7। और मान लीजिए न्यू 10 है तो ये कितना हुआ? 70। इसका मतलब है स्पीड तो नहीं बदलेगी भाई। अगर हारमोनियम मैं यहाँ से भेजूं तुम्हारे पास जो 15,000 के इस फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, या लता मंगेशकर की आवाज भेजूं, तो दोनों साथ में पहुंचेंगे। ये नहीं कि हारमोनियम पहले सुनाई पड़ जाए और आवाज बाद में सुनाई पड़े। So every waveform, whether it is having different timbre or quality, different wavelength, different amplitude,
कुछ भी हो या फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग रीचेस टू यू बिकॉज द स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेव फॉर्म और एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इस चीज को रिपीट करो अरविंद, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगी और किस पे नहीं डिपेंड करेगी, बताओ। Sound is not depend on wavelength. और किस पे नहीं डिपेंड करती है? Depend on medium. मीडियम पे डिपेंड करेगी, वेव फॉर्म पे नहीं डिपेंड करेगी, यानी टिम्ब्रे पे, टाइप ऑफ वेव फॉर्म, ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ये नहीं बदल सकती। अगर कहीं पर भी है किसी, जैसे इन्होंने कहा नाइट्रोजन की स्पीड, अब पढ़ी होगी, हमको मालूम नहीं है, लेकिन किसी ने बताया कि नाइट्रोजन की है, तो लेकिन जिसमें भी अभी तुमको करके भी दिखाया, अगर मैं बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करूं तो क्या रिपल कंजेस्टेड हो जाएंगे? तो इसका मतलब है वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी, और धीरे धीरे करूं तो उसमें क्या होगा? तो दूर दूर होंगे, नहीं है? तो इस तरीके से व्हेन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ नहीं, सही है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव whose frequency is this and speed is this। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी लिखिए न्यू 220 हर्ट्ज, ठीक है, और स्पीड इज v। देखो ये दोनों सही तरह से स्ट्रिक्टली लिखना, नहीं तो अगर न्यू ऐसे लिखते हो तो v में ऐसे लूप बनाओगे तो मान लिया जाएगा कि डिफरेंट, सही है। तो ये कितना है बताओ? 440 मीटर पर सेकंड। कोई मीडियम है जिसमें 440 मीटर पर सेकंड है। तो हमसे क्या पूछा गया बताओ? हाँ सुहाना, वेवलेंथ का फार्मूला बताइए। स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तुम सही है बताइए। देख लो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लेमडा ना, तो बताओ v क्या होता है? v इज इक्वल टू न्यू लेमडा ना, तो लेमडा क्या हुआ बताइए सृजना, लेमडा की तो जानो। हाँ देविका, ये यही रहेगा और ये चीज नीचे की सकाएगी, लेमडा यही है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, जब चीज किसी का प्रोडक्ट है वो नीचे नहीं जाती, दूसरी तरफ जाती है, तो दैट इज न्यू। तो बताओ v की जगह क्या लिख दें? 440, और न्यू की जगह क्या लिखें जरा देखो, तो 220 हर्ट्ज है क्या, और ये क्या है? मीटर पर सेकंड, यही लेमडा है। कहीं तुम हर्ट्ज को पर सेकंड तो नहीं समझते हो, ठीक है, तो इससे तो 2 आ गया, और 2 मीटर पर सेकंड, और अपॉन नीचे तो 1 था ना, और हर्ट्ज को तुमने क्या सोचा? पर सेकंड, तो पर सेकंड से पर सेकंड कर दिया, और लेमडा क्या आ गया? 2 मीटर। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब ये समझो, अगर साउंड चलेगा तो उसकी एक वेवलेंथ कितनी देर में कंप्लीट होगी? 2 मीटर। 2 मीटर बहुत लगभग इतनी बड़ी डिस्टेंस होगी, और अगर 2 मीटर है, वरना 1.5 मीटर कुछ मीडियम में, एयर में तुम देखोगे तो एयर में 1.5 मीटर। तो अगर कंप्यूटर सर बोलेंगे तो ये दीवार 1.5 मीटर की तो है नहीं, तो उनकी आवाज घूम घाम के यहाँ आ जाएगी। लेकिन अगर दीवार इतनी मीटर हो तो तुम मेहरानगढ़ के एक तरफ चाहे ढोल नताशे बजाते रहो, मजाल है दूसरी तरफ सुन ले, द अदर साइड ऑफ द वॉल इट इज प्रिस्टाइन एटमॉस्फेयर। मेरा कहने का मतलब है 2 मीटर की है वेवलेंथ, तो ये ध्यान दीजिए, अगर कोई भी वेव है तो वेव आ रही है, और अगर उससे पतली दीवार है तो वो उसको पार करके मोड़ के भी चली जाएगी। तो हमारी दीवार इतनी मोटी नहीं है, 2 मीटर मोटी है क्या? ये तो मुश्किल से 1 फीट मोटी होगी, तो वहां की आवाज सब आ जाती है। लेकिन तुम मेहरानगढ़ में जाते हो तो बड़ी शांति है, क्योंकि हर दीवार 1.5 मीटर मोटी है, तो कहीं का साउंड कहीं भी नहीं पहुंच सकता, साउंड मुड़ भी नहीं सकता। अगर मैं यहाँ बोलूं और त्रिशु आगे बैठी है तो मुड़ मुड़ा के साउंड कनिष्का तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि त्रिशु 2 मीटर मोटी नहीं।
सो एनीथिंग जो साउंड मुड़ क्यों जाता है, क्योंकि अगर उससे बड़ी साउंड के वेवलेंथ से बड़ी वॉल है तो साउंड नहीं जा पाएगा, और अगर उससे कम वॉल है तो साउंड डाइफ्रैक्ट हो जाएगा। समझ आई बात? सो ये चीज आपको समझ में आ गई, उससे ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन साउंड की वेवलेंथ के लिए मैंने इतना बताया कि 2 मीटर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। कोई अचानक पूछ ले तो तुम ये कहना समझ लेना कि 1.5 से 2 मीटर, बाकी तो वेवलेंथ बदलेगी तो सब कुछ बदलता चला जाएगा। जैसे अलग अलग मीडियम में तो सबकी अलग अलग वेवलेंथ सब कुछ होगी। नाउ अब देखिए, make 2 waveforms having different timbre. Quality of sound. Define tone, timbre. 1 hertz. Okay. Establish. क्यों? टिम्ब्रे ही तो क्वालिटी ऑफ साउंड है। सो नेचर ऑफ वेव फॉर्म इज कॉल्ड टिम्ब्रे. वी कैन distinguish between the voice of 2 person due to its quality of sound और timbre. हम 2 लोगों की आवाज के बीच में भिन्नता कैसे पा सकते हैं? नेचर ऑफ वेव फॉर्म, वेव लेंथ नहीं, मतलब कैसा है, ये हमने कल बनवाया था कि नहीं? 2 अलग अलग वेव्स. टोन, दैट इज साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन. ये बुक में लिखा हुआ है. अच्छा, एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग लैम्डा न्यू एंड स्पीड ऑफ साउंड. तो a sound wave has frequency 2 kilohertz, ठीक है, and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel? It takes to travel 1.5 kilometer. And आप ये यूनिट का जरूरी नहीं है लिखना, यूनिट लास्ट में लिखे ना अगर आपको लैम्डा पता, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. ये तो मैं कुछ लोगों के लिए बताता हूँ जो ज्यादा प्रिसाइज है. आप सिंपली ऐसे वैल्यू डालो, लास्ट में मीटर लिख दो. Sound of single frequency. कौन से बताओ? फर्स्ट वाला, फर्स्ट में 2 वेव फॉर्म है, देखो बनाया हुआ.
दैट इज लाउडनेस की बेल। केसी का मतलब 1/10,000 केसी का साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। वो जो तुम बोल रहे हो उसका मतलब भी निकलना चाहिए ना। That is a person is sitting listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 meter। मान लीजिए कहीं पर एक साउंड का सोर्स है और उस साउंड के सोर्स से कुछ आवाज आ रही है एंड इट इज लिसन बाय ए पर्सन सिटिंग। तो यहाँ पर एक पर्सन है जो सिटिंग है पोजीशन पर। तो अब इसको आवाज सुनाई पड़ रही है तो कुछ ठीक है ना। इसमें बताया गया 450 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। दिस इज सोर्स ऑफ साउंड एंड दिस इज लिसनर। तो ये है लिसनर एंड सोर्स ऑफ साउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 450 मीटर। और ये कहा गया है जो यहाँ से आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। तो that is the sound produced is of frequency 500 hertz। so nu is equals to 500 hertz। तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन। तुम्हारे कान में एक कोई रिपल पहुंचा या एक कंप्रेशन फिर दूसरा पहुंचेगा तो उनके बीच के टाइम को क्या कहोगे? टाइम पीरियड। क्योंकि एक अभी पहुंचा जब दूसरा जब आएगा उसी में जो समय लगा उतने में ही तो वहां वो हुआ। सो द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन टाइम टेकन टू बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन इज टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड निकालना है तो मैं किस फार्मूले को लगाऊंगा? बस। तो इसमें क्या 450 की कोई जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मान लो जैसे तुम यहाँ बैठे हो और पिछली सीट में सबसे पिछली सीट में चंदन बैठा है तो क्या तुम जो मेरी आवाज है वो सुन रहे हो कि हमने कहा कि आज बहुत सर्दी है तो तुम उसमें हर एक नोट उतनी देर सुन रहे हो। लेकिन जो चंदन बैठा पीछे तो क्या वो ऐसे सुनेगा आज बहुत सर्दी है इतनी जल्दी? वो नहीं सुनेगा। वो भी उसी रीदम में सुनेगा या ये बहुत धीमे सुन लेंगे आज बहुत, ऐसा नहीं होगा। तो ना वहाँ टाइम लैप्स होगा ना आप नॉर्मल सुन लो। तो एवरीबडी विल लिसन इन द ऑडिटोरियम विद द सेम टेम्पो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन है वो बदलेगा नहीं ना। हो सकता है कि चंदन तक वो आवाज देर में पहुंचे या इनके पास जल्दी पहुंच जाए लेकिन सभी सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का लैग टाइम तो वही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो व्हाट इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन? इट इज नोन एज। एक तुम्हारे पास पहुंच गई रिपल की दूसरी पहुंची तो उसके बीच में जो समय लगा वही तो टाइम पीरियड है क्योंकि उतने में यहां से ओरिजिनेट हो रहा है। सो बिटवीन सक्सेसिव अगर हंसने वाली बात कर दी जाए तब भी तुम हंसोगी। ये तो बात हुई कि ना हंसने वाली इज कॉल्ड या फिर तब रोगी। सो टाइम पीरियड इज नोन एज व्हाट? बोलो क्या फार्मूला है? 1/न्यू दिया। So let us write is 1/न्यू हमको दिया। हमको इस डिस्टेंस से उत्कर्ष कोई लेना देना नहीं। सबके पास जो कंसेक्यूटिव रिपल है वो उतनी ही देर पहुंचेंगे। तो दैट इज 1/500 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज को क्या लिखा जा सकता है बताओ? क्या पर सेकेंड? सर ये जब कन्वर्जन करते हैं जरूरी है? लिखने जरूरी नहीं लेकिन एक दो लोगों के लिए बताते हैं इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं। बस टाइम को लास्ट में सेकंड लिख देना। तो अब जैसे 1/500 है तो देखो 500 से 1 को करो
तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ा, एक और 0 बढ़ाया, 0 बढ़ा, अब जा सकता है क्या? तो 2, इसका क्या मतलब हो गया? 0.002 सेकेंड, इतनी देर में सुन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। क्या आपको ऐसा लगता है, अगला ही उसके नीचे, कि मुझे ये बताओ कि देखिए, क्या कभी आपने ये सुना है कहीं पे कि लाइट भी एक वेव है? लाइट एक पार्टिकल भी है और साथ में साथ क्या है? लाइट पार्टिकल भी है, लेकिन वो फोटोन है जो किसकी तरह चलती, जैसे फोटो नहीं होता है, फोटो खींचना, फोटोन का मतलब है कि इट इज पार्टिकल ऑफ एनर्जी। हंसती रहोगी तो सुनोगे क्या? रिपीट करो जरा, देखें 2 काम कर पा रही हो, बताओ। सुना ही नहीं होगा ना? कहते सब 2 काम कैसे करें? पहले हंस तो लें, थोड़ी देर आप रुक नहीं सकते, ठीक है कि नहीं? हाँ आप बताइए अभिषेक। Light is a particle and it is a It photon. is also wave. इट इज ऑल्सो a wave, यानी लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले अच्छा ही बताओ, देखें कहां से तुम नहीं हो, हम किस क्वेश्चन की बात करें? क्वेश्चन रिपीट करो। सर मैं पेपर कर रही हूँ। अच्छा उसके पहले से बोलो, क्या क्वेश्चन था? Intensity. अच्छा वहां से नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है, पेपर जमा करो। लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? इट इज वेव एंड पार्टिकल। तो कहीं पर भी अगर लाइट आ रही है, जैसे इस बल्ब में से ही लाइट निकले, तो जो भी होंगे इसमें से फोटोन निकलेंगे, दैट इज। अब वो चलेंगे कैसे? द पैकेट ऑफ एनर्जी, बहुत सारे पैकेट ऑफ एनर्जी ऐसे चलेंगे, और वो किसकी तरह से चलेंगे? क्या वेव की तरह से? तो लाइट एक पार्टिकल है, अब वो जब पार्टिकल कहीं हिट करेगी तो फिर क्या होगा? अपनी एनर्जी दे देगी। तुमको कहीं ऐसा तो नहीं लगता अमन कि जब तुम सन के पास हाथ रखते हो ऐसे सन की तरफ, तो हाथ पीछे आ जाता है? नहीं। करेक्ट। जैसा कि अमन ने कहा, हाँ वो पार्टिकल है और उसमें मोमेंटम होता है, और जब वो हाथ पे टकराएगी तो हमारा हाथ पीछे हो जाएगा। अभी नहीं तो 10th में पढ़ लेंगे, बात ही नहीं मतलब। लेकिन इन्होंने ये बात एग्री की है कि लाइट में प्रेशर होता है। लो बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ हाथ रखें तो ऐसा लग रहा है जैसे पार्टिकल, इसमें बहुत सारी बॉल्स गिर रही हैं और उससे हमारे हाथ में प्रेशर लग रहा है। देखो एक्सपीरियंस की बात है, सुन लो। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज क्या बताइए? बंडल ऑफ फोटॉन्स which moves as wave. What is photon? कनिष्का, अभी तो तुम हंस रही थी लेकिन फिर भी तुम्हें मालूम होगा। Photon is what? चलो हंसी रही थी तो क्या दिक्कत है, बोलो। Photon क्या है? फोटो से निकलता है। Yes, it is a packet of energy. Photon का क्या मतलब है? इधर देखो, फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। तो लाइट जो हमारे पास आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? पैकेट ऑफ एनर्जी। लेकिन वो आ कैसे रही है? वेव फॉर्म। फिर से समझो, पैकेट का मतलब है जो उसमें से लाइट निकली। जैसे तुमको ये मालूम है कि 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन किस में होते हैं? सोडियम। सही है। तो सोडियम में पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, और फिर उसके बाद मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और फिर इसके बाद कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो ये है, इसके ऊपर सारी जो ऑर्बिट है वो अनऑक्युपाइड है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन सोडियम क्या होगा? नाउ सोडियम का ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें जाएगा। कब जाएगा बताओ? जब इस पे लाइट पड़ेगी। लाइट आ रही है, ये पैकेट ऑफ फोटोन इस पे गिरा, तो जब ये पड़ी तो फिर ये ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी दी जाए तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इफ एनर्जी इज गिवन, अभी इसी पेन को ही मैं एनर्जी दे दूं तो क्या ये अपने अट्रैक्शन के विपरीत चला जाएगा? तो इसी तरीके से इसको एनर्जी दी जाए तो क्या इस जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अपोजिट चला जाएगा? और जब वो वहां से गिरेगा वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में, इस स्टेट को क्या कहा? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, जिसमें वो गया।
लेकिन क्या वो वहां ज्यादा देर रुक पाएगा? वो वहां 10⁻⁻8 सेकंड ही रुक पाएगा, लौट आएगा। तो जब ये लौटेगा तो यहां पहले गया ये लाइट को या फोटोन को लेकर, लेकिन जब ये लौटा इलेक्ट्रॉन तो इसने फिर फोटोन निकाले। अब उसकी वजह से मेटल जो होते हैं वो शाइन करते हैं, उनमें क्या होता है? लस्टर। तो व्हाई द मेटल आर लस्टरस? Because these electrons from their valence shell on receiving photon reaches to excited state and again they come back to their excited state. When they come, अगर ये पेन नीचे गिरे तो क्या थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगा? करेगा, क्योंकि तुमने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा है कि वो जैसे जैसे स्पाइरल पाथ में अपने न्यूक्लियस में सिंक कर जाता था तो वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा। When particle accelerate then it continuously radiates energy. बोलो बात सही थी कि नहीं? वही तो, ये किसकी थ्योरी थी? जो जेम्स मैक्सवेल बता ही दिया। तो इतनी बात बताई। तो इसी बात पर अभी हम लोग फिर से देखेंगे व्हाट इज लाइट। Light is a bundle of photons. हाँ, आगे And it is विच ट्रेवल्स एज वेव। तो ये जो चीज है लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। कौन कौन सा दो कैरेक्टर है? वेव। तो ये प्रकाश का द्वैत विद्युत प्रभाव है, वो कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी है। कौन कौन से रूप में? पार्टिकल। लाइट इज पार्टिकुलेट। तो लाइट इज एनॉर्मस बंडल ऑफ फोटोन। क्या है बताइए? बंडल ऑफ फोटोन है। और अगर तुम इसके सामने एक पेपर रख दो तो पर सेकंड, भाई अगर इसमें एनर्जी है, इस पैकेट में एनर्जी तो है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और तुमने यहां मान लो 1 मीटर स्क्वायर का कागज रख दिया, एरिया होगा ना उसका। तो जब मैं इस पे पेपर रखूंगा तो क्या ये फोटोन इस पे गिरेंगे? 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर कागज में जितनी जूल एनर्जी गिरती है उसको इंटेंसिटी कहते हैं। उसी की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन है। सो समझ में आया? अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया। बोलो अब इंटेंसिटी ज्यादा है कि पास आ गए तो ज्यादा? क्योंकि अब ज्यादा फोटोन गिरेंगे, अब दूर जाएंगे तो दूर कम गिरेंगे। फिर से पहले सुनो फिर बोलो। दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया बोले तो 1 मीटर स्क्वायर समझना। अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, फिर से समझो। मैं कहूं एनर्जी अपॉन एरिया और इनटू टाइम, क्योंकि टाइम से डिवाइड कर दोगे तो पर सेकंड नहीं आ जाएगा। अब एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? तब इंटेंसिटी आ जाएगी। तो अब जरा देखो एनर्जी की यूनिट क्या है? और इसका तो कुछ जानकार जैसे कि अभिषेक हैं वो कहते हैं सर मीटर स्क्वायर यहीं रहने दो, और जूल पर सेकंड क्या होता है? पावर होती है कि नहीं? दैट इज रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। और पावर की यूनिट क्या होती है? तो क्या आप जूल पर सेकंड को वॉट कहना पसंद करेंगे? तो क्या इसे वॉट और पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते? यानी तुम ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। तो चंदन मुझे ये बताओ व्हाट इज इंटेंसिटी? When the amount of energy falling on unit area per unit time. सही है, बिल्कुल सही बोले आप। फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया अपर यूनिट, 1 सेकंड पे जितनी इस पे लाइट गिरे, जितनी एनर्जी, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ज्योति प्रकाश की तीव्रता। दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी तरीके से अगर तुम्हारे कान में शेर यहां से चिल्लाए तो बहुत एनर्जी गिरेगी। क्या साउंड भी एनर्जी है? और तुम्हारा ये जो कान है या ईयर ड्रम है वो एक पर्दा हो गया, वो एक एरिया हो गया। तो तुम 1 सेकंड में अपने कान में जितनी एनर्जी रिसीव करते हो पर मीटर स्क्वायर, मतलब उसी हिसाब से एरिया के हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा। जो एरिया रखेंगे तो पर मीटर स्क्वायर आ ही जाएगा। तो उसको कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिसीव्ड इन ईयर ड्रम, ठीक है। लेकिन ईयर ड्रम में होगी, लेकिन फिर भी पर यूनिट एरिया नहीं छोड़ना है क्योंकि उसका फार्मूला है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इट इज रिसीव्ड ऑन ईयर ड्रम। बोलो बात समझ आ गई? और अब लाउडनेस देखो। सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस, इंटेंसिटी
भी हो सकती है साउंड में भी, क्योंकि साउंड खुद भी तो एक एनर्जी है, जरूरी नहीं है कि लाइट की ही इंटेंसिटी हो। ठीक है, तो ये जरा देखो, लाइट में लाउडनेस नहीं हो सकती, लाइट में सिर्फ इंटेंसिटी का एक एस्पेक्ट है, जबकि साउंड में दो एस्पेक्ट तुम्हारे पास खुल गए हैं, एक इंटेंसिटी भी है और दूसरा लाउडनेस भी है। सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन शोर और तीव्रता के बीच में अंतर स्थापित करते हैं। नाउ लेट अस सी। सो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस एंड इन टेक्स्ट में आप देख रहे हैं इसको, टेक्स्ट क्वेश्चन है। That is loudness of sound and intensity of sound. That the sensation produced in the ears, the sensation produced in the ears, which enables us to distinguish between लाउड साउंड एंड फीबल साउंड, जो हमें ये बताए कि भाई ये तेज आवाज है या धीमी आवाज है, तो उसको कहते हैं लाउडनेस, कि शोर कितना हो रहा है। तुम दूर चले जाओगे किसी शादी बारात से तो शोर कम होगा, और पास रहोगे तो वो हमें बताता है ना साउंड, वही शेर पास है तो लाउडर साउंड है, लेकिन दूर चला जाए तो उसका साउंड कैसा होगा, फीबल। तो इस तरह बिटवीन लाउड एंड फीबल साउंड, फीबल साउंड। जबकि यहाँ पर देविका मुझे ये बताइए इंटेंसिटी ऑफ साउंड, amount of energy falling on unit area per unit तो लिखो, ठीक है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, क्योंकि साउंड के बारे में लिख रहे हैं, एनर्जी फॉलिंग ऑन, उसी तुम्हारे ईयर ड्रम में ही कितना अंदर चला गया, तो इस ईयर ड्रम में जो आवाज आ रही है, तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड, यूनिट एरिया का मतलब है त्रिशु पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो तो समझ में आ गया ना, वहां भी हमने आपको बताया 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में कितना गिरे। इंटेंसिटी बोलिए, ठीक है। अब इन दोनों का फार्मूला बताएं, इसका भी और इसका भी, बिना कनिष्का से पूछे। सर हाँ, एनर्जी का पता है, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। सही है। जैसा इन्होंने बताया कि इंटेंसिटी का इनको पता है, वो ठीक है, एनर्जी बोल रहे होंगे। लाउडनेस को के स्क्वायर होता है, एनर्जी ऑफ साउंड, एनर्जी फॉलिंग, कितनी एनर्जी गिर रही है, और अपॉन एरिया इनटू, और ये आपने सही बता दिया। देखो इसका आपको पहले तो पता। सो लाउडनेस अगर आप अपने बुक के हिसाब से चले तो उसमें एम्पलीट्यूड स्क्वायर ना, पूरा ही लिख लो एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इनके फार्मूले होगा। सेकंड देखो, अच्छा ये मुझे बताओ दोनों की यूनिट अब आप मुझे बता दें अमन, लाउडनेस की और इसकी इसकी जो क्या कहते हैं वॉट मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यूनिट ऑफ लाउडनेस इज बेल एंड इट इज मेजर्ड इन डेसिबल, यानी 1/10 ऑफ बेल, क्योंकि बेल बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से इट इज मेजर्ड इन डेसिबल। अच्छा बताओ 10 डेसिबल, एक बेल है उसमें 10 डेसिबल, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है कि नहीं,
तो अब इसी तरीके से हम 80 डेसिबल की आवाज सुन सकते हैं। 80 डेसिबल और 160 पे कान बहरा हो जाएगा। 80 में हमें तकलीफ होने लगती है, तो 80 अगर कहीं लाउडर म्यूजिक साउंड चल रहा है तो 160 डेसिबल में कितने बेल? 16 बेल में कान, ये जो फाइटर का जब थ्रोटल खुलता है ना उसकी जो आवाज है वो 150 के करीब है। अब देखो, अच्छा इसकी यूनिट बताओ नमन, क्या लिखें? स्क्वायर। स्क्वायर भी तो बोलोगे ना, ये हो गया वॉट पर मीटर, या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिख सकते। इट्स यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, या फिर क्या लिख सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो लिखना चाहो दोनों ही चलेगा। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। वो एक बहरा आदमी है तो क्या वो लाउडनेस समझ पाएगा कि फीबल साउंड है कि नहीं समझ पाएगा, लेकिन फिर भी उसके कान में तो एनर्जी गिरती रहेगी, तो इंटेंसिटी तो फिर भी उसके कान में पड़ी रही है ना, लेकिन लाउडनेस उसकी कुछ नहीं है, नो लाउड है, उसके लिए कोई साउंड लाउड ही नहीं। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। जैसे कोई यहीं पे बैठा रहे और उसके बहुत सेंसिटिव ईयर कह रहा है कितना शोर हो रहा है, देखो ट्रेन आ जा रही है, वो स्टेशन की आवाज सुन रहा है। लेकिन ऐसे पिक्चर में दिखाया था कि नहीं, एक आदमी को, हाँ, तो ट्रेन के आने जाने का सब वहीं से बैठे बैठे बता देता था, उसको सब सुनाई पड़ता। सो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स, तो इस पे डिपेंड करता है, जबकि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन सेंसिटिविटी। वो तो जितना एनर्जी गिर रही है, तुम पेपर रख दो तब भी एनर्जी है, उससे क्या मतलब है कि वो तुम्हारे आगे कॉकलिया से जा रहा है नर्वस सिस्टम में या इलेक्ट्रिक पल्स, उससे कर वो गिर रही है एनर्जी, उस एनर्जी से तो बाहर से अगर एनर्जी हो तो कान तो गर्म हो ही गए। दैट इज इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड। Does not depend on sensitivity of ear. ठीक है, अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। अब मुझे बताइए नोएल, कि साउंड एयर में तेज चलेगा कि पानी में कि मेटल में? सॉलिड में सबसे तेज चलेगा। एल्यूमिनियम में इसकी क्या स्पीड होगी? 6426। ठीक है, और जैसा कि इन्होंने बताया सी वाटर में इसकी क्या स्पीड होगी? तुम तो हर चीज जानते हैं, मतलब 1500। और अगर वाटर एयर है तो 20 डिग्री पे इसकी क्या स्पीड होगी और 22 डिग्री पे 400। अच्छा, तो चलो इस बात को लिखें। ये आपको क्वेश्चंस के लिए याद रखनी पड़ेगी, दे देंगे, नहीं पूछा जाएगा, आप याद रखिए, बस ऐसे पूछा नहीं जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। मीडियम, अगर एक की बात करो तो मीडियम, और बहुत सारे मीडियम की बात करो तो मीडिया। स्पीड ऑफ साउंड अगर एक तुम्हारे पास स्टार प्लस आ जाए तो कह दो मीडियम वाला आया, अब बहुत सारे आ जाए स्टार प्लस आज तक तो मीडिया आ गई, और एक ही आए आज तक कह दो मीडियम आ गया। तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, so if the particles are more congested then the speed of sound is more। जितना ज्यादा क्लोज होंगे तो साउंड तेजी से चल पाएगा, जबकि लाइट के केस में उल्टा है, पार्टिकल जितने कंजेस्टेड होंगे, ग्लास में उसकी स्पीड 2 × 10⁸ है और वैक्यूम में 3 है।
सबसे तेज चलो वो खुले उसको चलने को मिले, कोई पार्टिकल ना हो, क्योंकि उसको मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम तो उसके लिए बाधा है। लाइट इज फास्टेस्ट इन वैक्यूम, और जबकि ये क्लोजनेस पे डिपेंड करती है। तो हम क्या बताएं, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। इफ द पार्टिकल्स आर क्लोजर अपार्ट, वेरी क्लोज, देन स्पीड ऑफ साउंड विल बी बोला करो ना, इंक्रीजेस। ठीक है, सो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। इफ पार्टिकल्स आर ठीक है क्लोजर, देन स्पीड विल बी मोर, स्पीड ऑफ sound is more. It also depends on temperature. It also ठीक है, जैसे आपके बुक में दिया गया है कि 0 डिग्री पर 331 है और 22 डिग्री पर 344 है। एट 0 डिग्री सेल्सियस तो पार्टिकल क्या है, फ्रोजन स्टेट में हो जाते हैं थोड़े से, तो वो जल्दी ऑसिलेट नहीं करते हैं, उनमें उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो साउंड को भी वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो इस तरीके से वो साउंड को भी आगे ले जाएंगे। सो एट 0 डिग्री इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इज 331 मीटर पर सेकंड। त्रिशु अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो और वैक्यूम हो तो वहां स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? उनको उतना दिमाग में तो जाने दो ना, उनका भी तो बल्ब जले, वो हैरान परेशान हो तो क्या होगा भाई, उनका भी तो बल्ब जले। तो अब 4 लोगों ने बता दिया। क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन भी नहीं होती है तो सब फिर से सुनेंगे, खेल फिर से शुरू करो, खेल बार बार थोड़ी होता है। अब अगला देखिए, सो एट 22 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? 344 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट इज 344 साउंड इज 344 मीटर पर सेकंड। वो सब तेज बच्चों के लिए बीच बीच में बोल देते हैं, नहीं हम लोगों को तो क्या पास ही होना है, कुछ तेज भी है ना, उनका कैरियर एट स्टेक है ना। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, देखो अगर हम देखें स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, जनरली क्या होता है कि V इन सॉलिड इज ग्रेटर देन V इन लिक्विड और दैट इज V इन एयर। खारे पानी में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा कि मीठे पानी में, नदी के पानी में, खारे पानी में, दैट इज 1531 है, दैट इज सी वाटर। और जबकि डिस्टिल्ड वाटर में इसकी कितनी है? 14। शराब में इसकी कितनी स्पीड है? दैट इज 1207। इथेनॉल एंड मीथेनॉल वुड स्प्रिट, जिससे शादी में नीचे नहीं होता ब्लू कलर का होता है, उससे खाना गर्म किया जाता है वो बोतलों में डालकर, तो स्प्रिट वो, या फिर जब कभी इंजेक्शन लगाया जाता है तो स्प्रिट लगाई जाती है, तो उसकी जो स्मेल तुमने देखोगी ना रुई में, वही स्प्रिट है। ऐसा नहीं होता कभी ब्लड आ जाता है तो उसको लगा देते हैं, वो ब्लड को कोएगुलेट कर देता है, यानी उसको क्लॉट कर देता है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गई। तो बताओ साउंड वाटर में तेज चलेगा कि सॉलिड में? सही है, तो लिक्विड और सॉलिड में देखा जाए तो सॉलिड में फास्टेस्ट है। अब जरा देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ 3 मीडियम, आयरन, वाटर, एयर, तो सो इन आयरन साउंड ट्रेवल फास्ट, वो वैक्यूम में होगी और फिर जितना डेंसर हो जाएगा उसके बाद 2.99 एयर में, तो वाटर में और कम, फिर जैसे जाएंगे तो फास्टेस्ट। अब देखिए
फोर्थ क्वेश्चन करिए, फर्स्ट क्वेश्चन करिए और फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा? इंटेस्ट। वोट कौन सा था? अरे तुमको पता नहीं है फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो दो लगातार जो रिपल है, एक तुमने कंप्रेशन सुना रखना, उसके बीच का जो समय वही तो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला कर देना, फ्रीक्वेंसी तो दी है अभी कराया तो लिखा नहीं क्या? सर आपको यहीं पर लेना तो मोड का आंसर यहीं पर लेना। हाँ बस ये। चलो अरे तो लिख भी नहीं रहे तो और लोग तो लिख चुके हैं, फिर सर इरेज कर दो मैंने। नीचे बच्चे खड़े हैं सब। सर ये डिफरेंशिएट में कितने वो पॉइंट्स लिखना है? डिफरेंशिएट में 3 ही है, हम और बता देंगे, अभी इतना ही लिखो। मैं नेट से देख के बताऊंगा, ठीक है? लाउडनेस नेगेटिव स्क्वायर है ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो नेगेटिव हाँ? वर्क डन तो नेगेटिव वो चीज नहीं, एनर्जी फॉलिंग। सर डायग्राम भी बनाना है कि जो आपने फोर्थ क्वेश्चन के साथ बनाया था? नहीं कुछ नहीं बना। चलो सीधे बैठो। सीधे बैठो, नोट किया करो, नोट नहीं करती है। सर मैं नोट करती हूँ पीछे जो वाले। देख रहे हो अपनी कॉपी से देखो, उसके में सर पीछे वालों ने मेरी नोटबुक ले रखी है। अभी वो उसके कब्जे में है। तुमको चाहिए अगर अपनी नोटबुक तो कोड पेश करो, ऐसे नहीं। हाँ कुछ हुआ? अच्छा तो 27 वाला नहीं हुआ, ठीक है कल दे। क्या एक ही है?
रिपीट डिफरेंस लिखना है। 3 लिखो। फॉर्मूला तो नहीं माना गया है ना। फार्मूला भी तो है, अलग है वो पॉइंट। तो मतलब आपने 4 लिखा है। हाँ तो चारों लिखो, वही सब लिखो जो होंगे वो ऐसे ही। वो त्रिशु ही उसमें ऑब्जेक्शन कर रही सर 4 ही डिफरेंस लगा, नेट से बताना पड़ेगा। और जो तेज बच्चे हैं उनसे सीखो कुछ। कौन है यहाँ पे? अभिषेक। त्रिशु मुझे तो अभिषेक है। अभी तो वो शेक नहीं कर रहा है। क्योंकि वो सिर बैठा है। जब शेक करेगा तभी उसका नाम अभिषेक पड़ेगा।